Good afternoon, 8th class. So, 8th class, we are on chapter number 7 of history, civilizing the nation and educating the nation. है ना? So, in this, we have already understood that British actually wanted to bring some change in the kind of education that was given to the Indians. ठीक है, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि एक तो सेक्शन बोल रहे थे ओरिएंटल स्टडीज होनी चाहिए और दूसरे सेक्शन बोल रहे थे नहीं वेस्टर्न स्टडीज होनी चाहिए क्योंकि ईस्टर्न स्टडीज में क्या है बहुत सारे फ्लॉज हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला इंग्लिश में इसलिए पढ़ाना जरूरी है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इंडियंस है उनका टेस्ट इंग्लिश जैसा हो और वो हमारे अंदर काम कर सके। एंड देन उसके बाद कुछ एक्ट्स निकले, कुछ इन्होंने कमीशन किए जिससे कि इंग्लिश को इम्पोर्टेंस देने लग गए हायर एजुकेशन में और वेस्टर्न एजुकेशन पे फोकस करने लगे। फिर हमने पढ़ा था कि जब इतना हुआ तो पहले लोकल स्कूल्स को क्या हुआ, तो लोकल स्कूल्स पहले तो हमने समझे पाठशाला होते थे, फ्लेक्सिबल होते थे, कोई स्ट्रिक्ट एज सच मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते थे एंड थोड़े से फ्लेक्सिबल होते थे। छुट्टियां हो जाती थी बच्चों की उस टाइम पे जिस टाइम पे उनके पेरेंट्स के हार्वेस्टिंग वाला सीजन होता कि उनको हेल्प कर सके, उनकी पढ़ाई का लॉस ना हो। ठीक है, ये तो इनिशियली था। अब ब्रिटिश कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए थे, तो इसके कारण हम देखेंगे कि क्या चेंजेस आए थे इन विच वी कैन से कि दीज पीपल स्पेशली जो जूनियर क्लासेस या हम बोलेंगे जो पाठशाला है उनमें क्या चेंजेस आए। ओके, so our topic is new routines and new rules. Now, up to the mid 19th century, the company was concerned primarily with the higher education. So it allowed the local pathshalas to function without much interference. तो इसका मतलब ये है कि 19th सेंचुरी तक जो कंपनी है वो इसी चीज से मतलब कंसर्न थी, किस चीज से, हायर एजुकेशन से रिलेटेड। नाउ हायर एजुकेशन से रिलेटेड ही हमने देखा उन्होंने इंग्लिश पे फोकस किया था, इसीलिए उन्होंने लोकल पाठशाला जो है ना उनको बोला कि आप अपने हिसाब से फंक्शन कर सकते हो, ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं किया था ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, 1854 में क्या हुआ, कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हमें इम्प्रूव करना है, किस चीज को इम्प्रूव करना है, सिस्टम ऑफ वर्नैक्युलर एजुकेशन को हमें इम्प्रूव करना है इंडिया में। वर्नैक्युलर मतलब जो लोकल एजुकेशन हो रही है वो पाठशाला से, क्योंकि इन्होंने बोला कि बहुत जरूरी है कि हम एक प्रॉपर ऑर्डर के फॉर्म में सिस्टम को इंट्रोड्यूस करें, रूटीन्स इम्पोज करें, इस्टेब्लिश करें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और रेगुलर इंस्पेक्शंस हो कि जिस टाइप की हम चाहते हैं उसी टाइप की वहां पे पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही। मतलब नाउ दे थॉट कि देयर शुड बी some changes that should be brought in the पाठशालास एंड द वर्नैक्युलर एजुकेशन। ठीक है, तो इसके लिए वही बोल रहे थे कि भाई रूटीन्स होने चाहिए, रूल्स रेगुलेशन फॉलो होंगे, इससे रिलेटेड रेगुलर इंस्पेक्शन होंगे, प्रॉपर ऑर्डर यहाँ पे स्टैब्लिश होना चाहिए और वो प्रॉपर चेक करेंगे ताकि वैसे ही एजुकेशन हो जैसे कि वो चाहते हैं। ठीक है, तो पर ये किया कैसे गया था वो भी देख लेते हैं। ठीक है, और कंपनी ने ऐसे क्या रूल्स किए थे जिसके थ्रू कुछ चेंजेस आए थे। ठीक है, सबसे पहले तो इट अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स, पंडित्स को ही इन्होंने अपॉइंट किया था। ठीक है, और सबको इन पंडित्स को हर एक को चार्ज इंचार्ज बना दिया था कि आप 4 to 5 स्कूल्स में जाके इंस्पेक्शन जैसे करोगे। ठीक है, और क्या करना है, आपका काम ये है कि आप विजिट करोगे पाठशाला और कोशिश करोगे, ट्राई करोगे इम्प्रूव करने का क्या जो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग है इन पाठशाला। ठीक है, तो अब ये जो पंडित है ये क्या करते थे, इनको एक पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती थी। पीरियोडिक रिपोर्ट मतलब वीकली या फिर मंथली जो भी वो डिसाइड करते थे, और फिर उनको पूरा उसकी रिपोर्ट देनी पड़ती थी कि हम इस स्कूल में गए थे, यहाँ पे ये हो रहा था एंड वी ट्राई टू इम्प्रूव इट इन दिस पर्टिकुलर मैनर जैसे कि ब्रिटिश चाहते थे। ठीक है, फिर इन्होंने ये भी बोला कि आपको ये भी देखना था कि यहाँ पे क्लासेस जो हैं वो रेगुलर हो, प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो हो। ठीक है, दे ऑब्वियसली दे वर आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू रेगुलर टाइम टेबल। Teaching was now to be based on textbook and learning to be tested through a system of
एनुअल एग्जामिनेशन, यानी कि अब जो पढ़ाई होगी वो एक तो बुक से ही करवाई जाएगी, पहले था ना ओरली पढ़ाते थे, अब आपकी टीचिंग जो है वो होगी टेक्स्ट बुक के बेसिस पे, और उसके बाद आपके एग्जाम्स भी होंगे जिससे टेस्ट किया जाएगा कि आपको जो पढ़ाई करवाई गई है वो आपको कितनी समझ आई है, और उसके बेसिस पे ही ऑब्वियसली आपको मार्क्स मिलेंगे। तो एनुअल एग्जामिनेशन भी इन्होंने समवेयर इंट्रोड्यूस कर दी थी अब इन पाठशाला में। अब स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे रेगुलर फी, अटेंड रेगुलर क्लासेस, sit on fixed seat and obey the new rules of discipline। ठीक है, सो व्हाट डू वी मीन बाय दिस, इससे अपने को सीधा ये पता चलता है कि कुछ ऐसी चीजें जो पहले एकदम ही नहीं थी, जैसे कि भाई फ्लेक्सिबल नहीं था, सॉरी फ्लेक्सिबल था, वो फ्लेक्सिबिलिटी हटा दी, भाई आपको रोज अटेंड करनी पड़ेगी रेगुलर क्लासेस, रेगुलर फीस भी हमने पढ़ा था पहले, जो रिच होते थे वो ज्यादा फीस देते थे, गरीब कंपैरेटिवली कम देते थे फीस, पर अब रेगुलर फीस हो गई, और फिक्स सीट पे बैठना है आपको, सारे रूल्स ऑफ डिसिप्लिन आपको क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे पाठशाला में। अब पाठशाला जिन्होंने तो ये बातें एक्सेप्ट कर ली, कौन सी, जो ब्रिटिशर्स चाहते थे, तो पाठशाला जिन्होंने ये चीजें मतलब मान ली, उनको तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ ग्रांट्स दे दी, कुछ सपोर्ट दे दिया फाइनेंशियल, ठीक है, कि आप अपने स्कूल ऐसे चला सकते हो, बट दोज हु वर अनविलिंग टू वर्क विद इन अ न्यू सिस्टम रिसीव्ड नो गवर्नमेंट सपोर्ट। ठीक है, सो वो लोग जो चाह रहे थे नहीं हम इस सिस्टम में काम नहीं करेंगे, हम अपना पुराना सिस्टम ही चलाएंगे, उनको गवर्नमेंट कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रही थी। गवर्नमेंट वाज टेलिंग ओके यू बी एट योर ओन कंडीशन, वी विल नॉट सपोर्ट यू, वी आर गोइंग टू सपोर्ट ओनली दोज पीपल हु आर एक्सेप्टिंग आवर रूल्स। ठीक है, अब क्या हुआ, धीरे धीरे ओवर टाइम जो गुरु चाहते थे अपना इंडिपेंडेंस मेंटेन करना और जो अपने हिसाब से पढ़ाना चाह रहे थे, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट एडेड और रेगुलेटेड पाठशाला, क्योंकि गवर्नमेंट एडेड में ऑब्वियसली उनको और हेल्प मिल रही थी, प्रॉपरली चल रहे थे, तो इसीलिए जो गुरु अपने इंडिपेंडेंट मेंटेन करना चाह रहे थे, रिटेन करना चाह रहे थे, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ठीक है, न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर कॉन्सिक्वेंस, एक और इसका रिजल्ट हुआ, ये जो नए रूल्स और रूटीन्स हैं, पुराने वाले सिस्टम में हमने पढ़ा था कि पुअर पेजेंट्स जो हैं वो पाठशाला नहीं जाते थे, कभी कभी बेसिकली उस टाइम पे वेकेशन कर देते थे जब हार्वेस्टिंग सीजन होता था फैमिली का, है ना, क्योंकि उस टाइम पे टाइम टेबल फ्लेक्सिबल था, बट अब तो टाइम टेबल क्या हो गया है, फिक्स हो गया है, रेगुलरली वही चीजें वैसे ही फॉलो होंगी, तो और डिसिप्लिन पे भी ध्यान रखा जाता था कि अगर आप रेगुलर अटेंडेंस करोगे, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ डिसिप्लिन ऑफ द न्यू सिस्टम। तो अगर हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी जो बच्चे थे ऑफ द पुअर फैमिलीज हु हैड टू वर्क इन द फील्ड्स, दे हैड नो अदर वे आउट। ठीक है, अब इसीलिए जब वो लोग स्कूल नहीं अटेंड कर पाते थे तो इसको एक इनडिसिप्लिन का मैटर माना जाता था। ठीक है, या फिर माना जाता था कि भाई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता इसीलिए नहीं आ रहा। तो ये प्रॉब्लम थी उन लोग, कुछ गुरुज के लिए जो अपनी रिटेन कर रहे थे इंडिपेंडेंस, उनके लिए पाठशाला चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, और बच्चे जो हैं जो स्पेशली पुअर फैमिलीज के हैं उनके लिए रेगुलर अटेंडेंस देना मुश्किल हो रहा था, फ्लेक्सिबल नहीं था स्पेशली हार्वेस्टिंग सीजन में, तो उसको उनका एक इनडिसिप्लिन का मैटर माना जा रहा था कि वो पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, so these were few problems faced by the Indians when the British tried to bring changes in the vernacular studies as well. ठीक है, अब now in this box we are given about Sri Aurobindo Ghosh and we will understand what he wanted the education to be like. ठीक है, तो ये जो है, ये जो अरबिंदो घोष है, इन्होंने एक स्पीच दी थी जनवरी 15 में 1908 में बॉम्बे में। ठीक है, तो अरबिंदो घोष जो है, ही स्टेटेड दैट द गोल ऑफ नेशनल एजुकेशन was to awaken the spirit of nationality among the students। तो ये बोल रहे थे कि एजुकेशन जो है उसका एम ये होना चाहिए, स्पेशली नेशनल एजुकेशन का, कि लोगों के अंदर फीलिंग ऑफ नेशनैलिटी जो है वो आए उस एजुकेशन से। ठीक है, और इसके लिए जरूरी है हम अपने ही कंट्री के जो हीरोज हैं, ठीक है,
एंशियंट हीरोज हैं, जो ग्रेट किंग्स हैं, जो ग्रेट वॉरियर्स हैं, उनके बारे में इंडियंस को बताएं, ताकि उनके अंदर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जो है वो और पावरफुल हो जाए। इसके अलावा वो बोल रहे थे कि जो एजुकेशन है वो वर्नैक्युलर में इसीलिए होनी चाहिए ताकि लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल जो है उस एजुकेशन को अटेन कर सके, ठीक है, और एजुकेटेड हो सके। अरबिंदो घोष ने ये भी बोला कि ठीक है, स्टूडेंट्स को अपने कंट्री की हिस्ट्री से, अपनी कंट्री से तो जुड़े रहना ही चाहिए जड़ों से, और एकदम अपनी कंट्री की जड़ों से जुड़ के एकदम अपनी कंट्री की तरफ नेशनलिस्ट फीलिंग होनी चाहिए, और अपनी कंट्री के लिए एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए, नेशनैलिटी वाली होनी चाहिए। बट इसके साथ साथ उनको फुल एडवांटेज मिलना चाहिए मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज का भी, वेस्टर्न एजुकेशन का भी, वेस्टर्न एक्सपेरिमेंट्स का भी, जो पॉपुलर नई गवर्नमेंट्स आ रही है वहां, जहाँ जैसे वेस्टर्न एरियाज में डेमोक्रेसी और फ्रीडम, इन सब की जो बातें आ रही है, ये सब भी इंडियंस को पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा बोल रहे थे कि स्टूडेंट्स को यूजफुल क्राफ्ट भी सिखाना चाहिए व्हाइल एजुकेटिंग देम, ताकि जब वो स्कूल छोड़े तो उनके पास एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड हो, उनको पता हो कि वो क्या करना चाहते हैं, वोकेशनल स्टडीज जैसी होनी चाहिए, ताकि when they go out of school they know how to earn their living and they can take up their craft as a career option, ठीक है। तो somewhere he was saying that एजुकेशन में सब कुछ होना चाहिए, अपनी कंट्री के बारे में भी होना चाहिए, मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज भी होनी चाहिए, और यूजफुल क्राफ्ट भी कराने चाहिए जो आगे स्कूल जाने के बाद एम्प्लॉयमेंट दे और बच्चों को, एंड दे कैन अर्न अ नाइस लाइवलीहुड। यानी इट शुड बी मिक्स ऑफ नेशनल, इंटरनेशनल एंड द वोकेशनल काइंड ऑफ स्टडीज, जिससे आगे जाके अर्न भी कर सके। So this was the you can say the ideology of Sri Aurobindo Ghosh. Okay, so with this we complete this topic. If you have any doubt relating to the topic that we have covered today, come back with your problems and we'll solve all your problems. Okay, so this is it for today. Now meet you all in the next class.